सो हे गाइस, अब हम लोग इस वीडियो में जो AITS के फर्दर क्वेश्चंस थे, वन और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 kg एंड रेडियस r इज इक्वल टू 10 centimeter इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ हॉरिजॉन्टल लाइन डिपेंडेंट a horizontal time dependent force capital F is equal to 10 t Newton starts acting on the center of the disk from t is equal to 0 as shown in the figure. The coefficient of friction between the disk and the surface is 0.4. यहाँ पर ये हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, बोला है कि ये 0.4 है इधर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाना होगा कि प्योर रोलिंग किस मोमेंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी। अब प्योर रोलिंग ख़त्म होने के लिए हमें एक कंडीशन पता है कि प्योर रोलिंग के टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। तो प्योर रोलिंग जिस मोमेंट पे ख़त्म हो जाएगी तो उस मोमेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगी। तो बेसिकली हमें इसी के ऊपर इक्वेशंस लिखनी है, राइट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये जो फिगर दी है, इस फिगर में इसका रेडियस कैपिटल R है, मास m है और इस पर फोर्स लग रही है इसके सेंटर पे F इज इक्वल टू 10t, जो कि टाइम वेरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहेगा मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, और उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं लोअर मोस्ट पॉइंट पर टॉर्क इक्वेशन लगा देता हूँ, जो कि इस कैपिटल F की वजह से लगेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे स्मॉल f का यूज़ भी नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए, और अल्फ़ा से मैं इस सेंटर का मैं इस सेंटर का नेट एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसे करने के लिए मैं लगाता हूँ F टाइम्स R इज इक्वल टू mr² बाई 2 प्लस mr² टाइम्स अल्फ़ा। मैंने मान लिया कि ये अल्फ़ा से रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा R 3/2 m। यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कि जो मेरी ए सेंटर की एक्सेलरेशन रहेगी, ए सी लिख दिया है, तो वो हो जाएगा 2F/3m। तो अब इसको कैलकुलेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब मैं यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने मान लिया कि ये पीछे की तरफ लग रही है, इसका साइन मुझे बता देगा कि ये किस तरफ लग रही है। मैंने अभी मान लिया कि ये पीछे की तरफ लग रही है, तो F माइनस Fs इज इक्वल टू m टाइम्स 2F/3m। यहाँ से जो मेरी Fs की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी F/3। अब एक चीज़ मुझे पता है कि Fs इज़ ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सकती है वो म्यू एम जी है। तो म्यू एम जी की अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखना शुरू करूँ तो यहाँ से मैं एक चीज़ कैलकुलेट कर पाऊँगा कि F/3 इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.4, मास है 10 kg और ग्रेविटी भी लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से F इज़ लेस देन इज इक्वल टू 120 न्यूटन मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब कि जब तक मेरी कैपिटल F की वैल्यू 120 न्यूटन है तब तक ये जो डिस्क है वो डिस्क प्योर रोलिंग के मोशन में रहेगी, और जस्ट 120 न्यूटन के बाद, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जस्ट 120 न्यूटन लगने के बाद यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से प्योर रोलिंग होना स्टॉप हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन से बोला है कि द डिस्क इज़ परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अब यहाँ मुझे टाइम निकालने के लिए बोला है कि ये प्योर रोलिंग 6 सेकेंड पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि F लेस देन इज इक्वल टू 120 न्यूटन था, तो मतलब t शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 12 सेकेंड, क्योंकि F की वैल्यू 10t थी।
सो t शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 10 सेकेंड फॉर प्योर रोलिंग। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर प्योर रोलिंग हो रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज 40 न्यूटन। तो क्या 40 न्यूटन एक्ट कर रही है? मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता है कि 40 न्यूटन तो उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू लगेगी जब मेरी कैपिटल F की वैल्यू 120 न्यूटन होगी। अब अगर कैपिटल F मेरा 120 न्यूटन नहीं पहुँचा है तो स्मॉल f भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं अचीव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर 40 न्यूटन लग रहा है, तो ये चीज़ गलत है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं उस मोमेंट पे भी फोर्स की इक्वेशन लगा सकता हूँ, फोर्स और फ्रिक्शन और टॉर्क बैलेंस कर दूंगा, और उससे वो डायनामिक्स की इक्वेशन लगा के मैं स्मॉल f की भी वैल्यू मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ ऑप्शन देखने के बाद कि ऐसा तो नहीं होगा। ये जो 40 न्यूटन लगेगी वो लगेगी t इज इक्वल टू 12 सेकेंड या फिर उससे आगे। और नेक्स्ट ऑप्शन वही बोलता है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड इज 40 न्यूटन, विच इज़ करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट P, पॉइंट P हमें लोअर मोस्ट पॉइंट दिया था आई थिंक, यस ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है जो कि इस ग्राउंड पे है। तो ये बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या t स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ जो मेरी टॉर्क की वैल्यू रहेगी पॉइंट P के अबाउट, वो वैल्यू है मेरी कैपिटल F टाइम्स R, कैपिटल F टाइम्स R। और मैं देख सकता हूँ कि R की वैल्यू मुझे यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ एक मुझे दिक्कत लग रही है, यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ जो कि मिसिंग है। सॉरी अभी तो यहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं होगी, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पर ये यूनिट्स में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो सही है। तो सॉरी वो मैं यहीं भटक गया था। तो यहाँ पर पहले टॉर्क की बारे में मुझे पता है कि ये F टाइम्स R है। तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी 10 टाइम्स T। R की वैल्यू जैसा कि मैं बोल रहा था कि 10 सेंटीमीटर दी है, तो इसे 0.1 लिख लूँगा, 0.1 मीटर। टॉर्क अबाउट पॉइंट P, इसे लिख सकता हूँ dl/dt, इसे लिख दूँगा T। और यहाँ से मेरी L की वैल्यू आ जाएगी t²/2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये मेरे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी जो कि पॉइंट P के अबाउट है, और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि वो वैल्यू नहीं दी है, तो D ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड मास कैपिटल M is placed on a horizontal smooth table, one end of a string passing over an ideal pulley, तो ये पुली आइडियल है, is connected to top point of the cylinder, यहाँ टॉप पॉइंट से कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सिचुएशन शोन। अब यहाँ पर हमें M और कैपिटल M के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, जिससे हम इसके टॉपलिंग के बारे में और ये जो मासेज हैं इनकी एक्सलेशंस के बारे में बता पाएँ। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें डायग्राम दिया है, मैं ये डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो हमें डायग्राम दिया, इसको बनाने का मैं एक नॉर्मल तरीका भी ले सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा कैपिटल M मास है और ये आगे जाके एक स्मॉल m मास से कनेक्टेड है जो कि कुछ इस टाइप का, और इस स्मॉल m मास पे mg एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसको बनाने का मेरा एक सिंपल रीज़न यही था कि इससे हम इजीली इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ इसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अगर mg है, तो इस ओवरऑल सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन m प्लस m। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख पाया हूँ कि ये ओवरऑल एक्सेलरेशन हो जाएगी अगर मैं सिस्टम को एज अ होल देखता हूँ,
कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स mg है और उसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन a है, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अगर मुझे t कैलकुलेट करना हो तो t भी इसी की हेल्प से निकल जाएगा। अगर इसकी एक्सेलरेशन a है और यहाँ पर t लग रहा है तो t इज़ इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स mg अपॉन m+n। अब मुझे पता है कि अगर इसे टॉपल कराना है तो इस पॉइंट के अबाउट जस्ट ये कंडीशन बननी चाहिए कि इसका टॉर्क जस्ट बैलेंस होना शुरू हो जाए। इस टेंशन की वजह से ये जो सिलेंडर है ये इस तरफ गिरना चाहेगा और इस वेट की वजह से ये इस तरफ गिरना चाहेगा। तो इसे मैं बैलेंस कर देता हूँ। तो इसे बैलेंस करने में मुझे मिलेगा कि t टाइम्स 10 सेंटीमीटर बाई 2 should be greater than mg times 5 सेंटीमीटर बाई 2। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिल रही है कि t should be greater than mg बाई 2 और मैं यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मुझे फर्दर क्या मिलेगा कि 2m इज़ ग्रेटर देन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज़ ग्रेटर देन कैपिटल M। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि टॉपलिंग के लिए स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल M होना ज़रूरी है, क्योंकि टॉपलिंग होने के बाद मैं ये चीज़ बोल पाऊँगा कि अब इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है उनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगी। लेकिन टॉपलिंग होने से पहले दोनों के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सेम होगी। यहाँ पर हमें जैसा कि बोला गया है कि a ऑफ स्मॉल m एंड a ऑफ कैपिटल M, तो ये सेंटर ऑफ मासेस की एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से मैं अगर इसे फर्दर लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्मॉल m बाई कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब मैं इस रेशो को चेक कर सकता हूँ। अगर स्मॉल m बाई कैपिटल M इज़ इक्वल टू 1/3 है तो टॉपलिंग नहीं होगी, तो इससे दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, जो कि करेक्ट है। अगले केस में है कि इफ़ स्मॉल m इज़ इक्वल टू कैपिटल M देन a स्मॉल m इज़ इक्वल टू a कैपिटल M। इसको अभी हम फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर अभी फर्दर और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर स्मॉल m बाई कैपिटल M इज़ इक्वल टू 3, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अगर ऐसा है तो वो इस सिलेंडर का टॉपलिंग हो जाएगा और दोनों के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। लेकिन यहाँ बोला है कि इफ़ स्मॉल m इज़ इक्वल टू कैपिटल M देन द सिलेंडर इज़ एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। ये स्टेटमेंट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में एक तरफ टॉपलिंग है और एक तरफ टॉपलिंग नहीं है, तो ये जस्ट बिल्कुल वर्ज की बात हो रही है। तो यही जो ऑप्शन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन ए और डी हमारे आंसर है। आगे देखते हैं। An L-shaped body is made of two rigid uniform rods, each of mass small m and length L. The two rods are welded together at 90 degree at ends. ये 90 degree angle है. The body is kept horizontally, stationary and movable on a smooth horizontal surface. A particle of mass 2m strikes the body. ये mass आके इस पे strike कर रहा है और ये distance L/4 दी है. Normally with horizontal velocity u at a perpendicular distance L/4 from point O, the coefficient of restitution for the collision is E is equal to half. तो यहाँ पर E की वैल्यू हाफ दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में नॉर्मली हम लोग एक ही काम करते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है। लेकिन यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिशन में लगता है जिसमें E इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं लगेगी। तो इसमें दो कंडीशंस हैं हमारे पास लगाने के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम अगर यहीं पे एनालाइज करें इसी डायग्राम में, तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा और यहाँ पर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर मैं चेक करूँ इन दोनों रॉड्स का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में, ये डिस्टेंस अगर L/2 है तो हम ज्योमेट्रिकली ये एनालाइज कर पाएंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास L/4 डिस्टेंस ऊपर होगा। तो यहाँ से हम अगर एक चीज़ देखें
इसके बाद हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं हमेशा, तो अगर वो कंडीशंस लगाएं तो हमें मिलेगा कि इसके बाद जो सिचुएशन होगी इसको बनाते हैं, बाद में मान सकते हैं कि ये जो एल शेप्ड रॉड है, एल थोड़ा सा मेरा एस टाइप का होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये मास और ये मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ, और ये बाहर से आया हुआ मास, तो इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ बाद में v1, और ओवरऑल इस रॉड के सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी v2, और मान लेता हूँ कि ओमेगा भी है। तो ओमेगा मैं बोल सकता हूँ इसके, इस सिस्टम के जो रॉड का सिस्टम है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, और जब भी हम देखते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो ओवरऑल बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व होती है। तो यहाँ हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, 2m टाइम्स u इज इक्वल टू 2m टाइम्स v1 प्लस 2m टाइम्स v2, सो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इस इक्वेशन को लगाने के बाद एक हमारे पास इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, E इज इक्वल टू हाफ था, सो हाफ इज इक्वल टू, बाद में मान लेता हूँ v2 माइनस v1 हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी u, सो यहाँ से आ जाएगा u बाई 2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2v3u/2, तो v1 इज इक्वल टू u/4 एंड v2 इज इक्वल टू 3u/4। तो अब हमें दोनों की वेलोसिटीज़ मिल चुकी हैं। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहूँ तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो वो होगा I टाइम्स ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो सिस्टम ऑफ रॉड्स है, तो ये होगा I टाइम्स ओमेगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो रॉड्स का सिस्टम है वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, और रिवॉल्व इसे करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एंगुलर इम्पल्स इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ही नहीं, जिसकी वजह से ये सिस्टम रिवॉल्व कर सके या फिर रोटेट कर सके, रोटेट अच्छा वर्ड है। तो अब इसे आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन में बोला है कि द एंगुलर इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 3mu/L/8। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर इम्पल्स तो एक्चुअल में 0 एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सो ये ऑप्शन गलत है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन इज़ 9u/16L। एंगुलर वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर ली है कि ये 0 है, तो ये भी नहीं है। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस रॉड सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन इज़ 3/8mu²। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो डेल्टा के ई मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये होगा हाफ 2m/u², ये इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल हो जाएगी हाफ 2m/v1² प्लस v2²। यहाँ से आ जाएगा 3/8mu²। तो यहाँ से जब ये 3/8mu² आया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। सो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2m मास भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हमारा रॉड्स का सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ओवरऑल जो मतलब हम हमारा तो एक्चुअल में पूरा सिस्टम ही उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद अ वेज ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस।
a block of mass small m is placed on the smooth wedge and is pulled by a contact force capital F with the help of a string passing over an ideal pulley. Mass small m is not sliding on the wedge and mass small m and capital M are moving with the same acceleration. तो यहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, जैसा यहाँ बोला गया है स्मॉल एम इज़ नॉट स्लाइडिंग ऑन द वेज. सो इसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर हम अगर डायग्राम बनाएं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो जो हमारा स्मॉल एम मास है और जो हमारा वेज है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं. यहाँ कैपिटल एम है, यहाँ थीटा है. इस पुली के ऊपर एक यहाँ फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ और इस तरफ कैपिटल एफ लग रहा है. यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और फिर ये इसका वेट यहाँ ऐड करेगा mg और स्मॉल m का भी वेट ऐड करेगा mg. तो ग्राउंड से जो फोर्सेस आ रही हैं उनसे हमें अभी कोई उसका लेना देना भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें बनाने का. सो यहाँ पर हॉचपॉच से बचने के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम अभी आधा ही बना रहा हूँ. तो ठीक है, अभी देखते हैं कि सूडो फोर्स ऑन द मास स्मॉल m एज सीन फ्रॉम कैपिटल M इज. तो पहले तो ओवरऑल सिस्टम पे एक जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो सिर्फ कैपिटल F है और कैपिटल F की वजह से ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. अब इसके बाद यहाँ मुझे पता है कि स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिखना शुरू करूँ तो ये अगर इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इक्वेशंस लिखता हूँ. F इज़ इक्वल टू mg cos थीटा, और अगर मैं इसे कैपिटल M के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एज ओवरऑल सिस्टम की एक्सेलरेशन a थी तो कैपिटल M की भी एक्सेलरेशन a थी. तो इस सब की वजह से इस स्मॉल m पर एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा अगर मैं इसे कैपिटल M के रिस्पेक्ट में एनालाइज करूँ, और ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी स्मॉल m टाइम्स a. सो मैं अब इसके ऊपर स्लाइड ना होने की इक्वेशंस लगाता हूँ. F इज़ इक्वल टू mg का कंपोनेंट cos थीटा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला एंगल, सॉरी यहाँ मैंने एक गलती करी क्योंकि ये एंगल थीटा था, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस ma cos थीटा. और अगर मैं इसे यहाँ लेकर आऊँ तो यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ F माइनस F टाइम्स स्मॉल m और यहाँ पर cos थीटा अपॉन m प्लस m इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा. और यहाँ से अगर मैं कैपिटल F को कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा कैपिटल M टाइम्स mg साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस m cos थीटा. तो ये मेरी F की वैल्यू आ जाएगी. तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि अब अगर मुझे स्यूडो फोर्स कैलकुलेट करनी है तो स्यूडो फोर्स ऑन द स्मॉल m एज सीन फ्रॉम द कैपिटल M. तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने ये जो लिखी थी यही वो वैल्यू है, तो वो हो जाएगी स्मॉल m टाइम्स कैपिटल F अपॉन कैपिटल M अपॉन वो प्लस स्मॉल m. तो अगर यहाँ पर मैं F की वैल्यू डाल दूँगा तो इससे मुझे ये वैल्यू मिल जानी चाहिए, ये जो स्यूडो फोर्स की है. और मैं अगर चेक करूँ तो ये वैल्यू इसी ऑप्शन से सेम आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो कैपिटल M प्लस M से ये वैल्यू कट जाएगी और ये स्मॉल m स्क्वायर हो जाएगा. तो m स्क्वायर g साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस m cos थीटा. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. उसके बाद स्यूडो फोर्स ऑन कैपिटल M एज सीन फ्रॉम स्मॉल m. तो जैसा मैंने इसको कैपिटल M के रिस्पेक्ट में एनालाइज़ करा था, अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूं और स्मॉल m के रिस्पेक्ट में एनालाइज़ करूं
तो स्मॉल एम की भी नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रेम इस तरफ स्मॉल ए थी। तो अगर मैं स्मॉल एम पे बैठ कर कैपिटल एम को देखता हूँ तो कैपिटल एम पे भी मुझे स्यूडो फोर्स दिखेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी होगी मेरी कैपिटल एम टाइम्स ए। और इसको अगर मैं फर्दर लिखूँ तो ये कैपिटल एम कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो वो यही वैल्यू आ जाती है। तो इससे ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Pseudo force on capital M is seen from small m is 0, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि इसको मैंने जस्ट ऊपर ही निकाला है। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज ग्रेटर देन स्मॉल m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें फिर दोबारा से डायनेमिक्स की इक्वेशन लगाता हूँ, और इसको मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि अगर मैं इसे वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगा दूँ, इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दूँ, और मुझे थीटा इज इक्वल टू 45 भी दिया है, तो इस कंडीशंस को यूज़ करके मैं वर्टिकली इसे रेस्ट पर कर देता हूँ। तो ये इक्वेशंस, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरा n भी यूज़ में आ जाएगा और मुझे बेसिकली n की ही इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, तो इसे मैं करके देखता हूँ। कैपिटल F cos थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस एम ए। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे वर्टिकल में ना लगा के, क्योंकि मुझे पता था इस मास की एक्सेलरेशन इस तरफ ए है, तो मैंने इसे हॉरिजॉन्टल में लगा दिया। यहाँ पर 90 माइनस थीटा था और यहाँ थीटा था, तो कैपिटल एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा को मैं उस तरफ ले गया हूँ इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एम ए, जो कि एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में। यहाँ से मेरी जो वैल्यू आएगी f बाई √2 इज इक्वल टू n बाई √2 माइनस m टाइम्स कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि अगर मैं ये √2 ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू m कैपिटल F अपॉन M प्लस M कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस √2m अपॉन स्मॉल m। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन ने भी एक मुझे यहाँ कंडीशन दी थी कि कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन √2m। सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कैपिटल M अगर √2m से ग्रेटर है तो ये वाली जो मेरी फैक्टर है, ये वाला फैक्टर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो इस फैक्टर को अगर मैं इग्नोर कर दूँ, इस फैक्टर को अगर ना रखूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ इनइक्वालिटी लिख सकता हूँ कि कैपिटल N इज़ इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ने मतलब काफ़ी थका दिया तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल की एक इनइक्वालिटी मिल चुकी है जिसको मैंने इस्टेब्लिश करा है इस फैक्टर को इग्नोर करते हुए। तो ये भी हमारा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है कि कैपिटल N इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं दिख रहे। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 में अ ब्लॉक ऑफ मास m moves on a horizontal circle against the inner walls of a fixed cylindrical drum of inner radius capital R। तो इस ड्रम का रेडियस मेरा कैपिटल R है। The floor of the drum on which the block moves is smooth। अच्छा, ये तो ये स्मूथ है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रही है। जो ये इसका फ्लोर है, ये वाला जो फ्लोर है, मैं फ्लोर को शेड कर देता हूँ। ये जो मेरा फ्लोर है, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उस ड्रम की वॉल्स पे तो फ्रिक्शन है ही। बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v0 along the tangent of the drum as shown in the figure, then choose the correct option। तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर मैं f इज इक्वल टू एम ए लगा देता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पर v0 अगर इस तरह अफेक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही होगी। तो f इज इक्वल टू एम ए, और f को मैं लिख देता हूँ म्यू टाइम्स एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर होगी,
इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, और m टाइम्स माइनस डी वी बाई डी टी। बेसिकली मैंने माइनस इसलिए यूज़ करा है कि यहाँ पर डी वी डिक्रीज़ कर रहा है, और रेट को मुझे ओवरऑल मतलब पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अगर यहाँ से m से m काट दूँ और म्यू अपॉन आर डी टी लिखूँ, और यहाँ पर माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इंटीग्रेट करूँ v नॉट से कोई भी इंस्टेंट पे v और 0 से t, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। ये वैल्यू आएगी म्यू अपॉन आर टाइम्स टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, तो ये माइनस 1/v, तो 1/v माइनस 1/v नॉट, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो अब यहाँ जो हमें ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि द टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू v नॉट बाई टू। तो जब v इज इक्वल टू v नॉट बाई टू हो जाएगा, उस समय टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2/v नॉट माइनस 1/v नॉट r बाई म्यू, ये आ जाएगा r अपॉन म्यू v नॉट, और यही हमें ऑप्शन में बोला था, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज पावर डेवलप्ड बाय द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक फ्रॉम v नॉट टू v इज इक्वल टू v नॉट बाई टू इज। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए मैं लगाता हूँ p एवरेज टाइम्स t, और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है वर्क डन के इक्वल, क्योंकि अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में भी हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया था। तो यहाँ पर p एवरेज टाइम्स t लिख देता हूँ, या फिर p एवरेज dt लिख दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वो भी सेम ही चीज़ हो जाएगी, इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की मेरी वैल्यू हो जाएगी हाफ स्मॉल m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल m v नॉट स्क्वायर बाय 4, क्योंकि उस इंस्टेंट तक हमसे पूछा गया है जब v नॉट से v नॉट बाय 2 हो जाती है वेलोसिटी, और यहाँ पर p एवरेज टाइम्स t लिख देता हूँ। तो इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आती है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 3/8 m v नॉट स्क्वायर अपॉन t, और t को मैं रख दूंगा r अपॉन म्यू वी नॉट, r अपॉन म्यू वी नॉट। तो इसे कैलकुलेट करने पर आ जाता है 3/8 m म्यू टाइम्स वी नॉट क्यूब अपॉन r, और ये हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यही गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद बोला है कि इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन व्हेन v इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। तो फ्रिक्शन की मुझे वैल्यू पता है, और मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए f डॉट वी का यूज़ ले सकता हूँ, p इंस्टेंटेनियस। सो f की मुझे वैल्यू पता है म्यू टाइम्स m v नॉट बाई टू होल स्क्वायर अपॉन r, ये तो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, टाइम्स v। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसकी वैल्यू आती है, और ये जो मेरी v है, ये v भी उस समय v नॉट बाई टू है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू m v नॉट क्यूब अपॉन 8r। अब यहाँ पर जैसे मुझे पता है कि फ्रिक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस 180 के फैक्टर के साथ आएगा, जिसकी वजह से माइनस साइन आ जाएगा, और वो माइनस साइन इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो द करेक्ट वन। अब ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इलास्टिसिटी को एक स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में दिखाया गया। अ बीड ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रेडेड बाय अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, तो लेकिन एक चीज़ है, ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली स्प्रिंग की तरह इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब ये स्लैग करेगी तो उस समय फोर्स बाय द स्ट्रिंग शुड बी ज़ीरो। सो यहाँ पर बोला है कि इसकी नेचुरल लेंथ l है, तो ये सिर्फ एक्सटेंड होने पर ही फोर्स लगाएगी। इनिशियली द बीड इज़ वेरी क्लोज टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट कैपिटल B ऑफ अ फिक्स्ड वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस l। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू l दी है, एंड द स्ट्रिंग इज स्लैग्ड इनिशियली स्लैग्ड है,
द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ फिक्स टू बी। अदर एंड यहाँ पर बी से ये एक एंड हमेशा फिक्स है और एक एंड यहाँ फ्री है घूमने के लिए। द इलास्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 4 mg/L। सो बेसिकली ये हमारा k के बराबर है जो कि किसी स्प्रिंग के अंदर होता है। द बीड इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी विथ स्पीड u। मार्क करेक्ट ऑप्शंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है कि इसमें हमें पता है कि हम इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं मान लेता हूँ कि क्योंकि वो जैसे ऑप्शन ने बोला है वैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ u is equal to u0 for which the bead will be able to complete the circular path is √8gl। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है कि जब ये स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी तो बिल्कुल वर्टिकल एक एंड यहाँ होगा एक एंड यहाँ होगा, तो ये ओवरऑल लेंथ 2l होगी। तो 2l मतलब l तो नेचुरल लेंथ थी और l इसका एक्सटेंशन हो गया। तो इस पॉइंट पे जो f लग रही होगी उस f की वैल्यू मुझे पता है वो होगी k टाइम्स l, और k मुझे पता है 4 mg/L के इक्वल है जो कि क्वेश्चन में बोला। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाना शुरू करता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन को लगाने के बाद मुझे मिलेगा 12 m u0² जो कि इनिशियली एनर्जी थी जब इसे छोड़ा, और बाद में जब ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा हो जाएगा mg2l प्लस कुछ एनर्जी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी जाएगी और वो होगी 12k × l²। k मुझे पता है 4 mg/L। तो इससे अगर मैं u0 ओवरऑल कैलकुलेट करूँ उसकी वैल्यू आ जाएगी √8gl। तो यही हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया भी था, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि इफ़ द बीड इज़ प्रोजेक्टेड विद 2u0 then normal force on the bead at the topmost point is 19 mg and it acts radially inward। तो एक चीज़ तो पता है, वो नॉर्मल फोर्स के बारे में मुझे बताना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगा देंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस बीड पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो इस स्ट्रिंग की वजह से, प्लस एक इसका वेट लग रहा होगा, और प्लस मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ड एक्ट कर रही है। वैसे इनवर्ड एक्ट करना भी चाहिए क्योंकि बीड हाँ चलो अभी इसको मतलब मान लेते हैं। तो इससे हमें, क्योंकि ये चीज़ मैं कैलकुलेशन से भी दिखा दूँगा, और इससे जो हमारा आएगा एन की इक्वेशन तो हमें कैलकुलेशन से पता चल जाएंगे, क्योंकि अगर गोल घूम रहा है तो यहाँ पर स्ट्रिंग इसे अंदर की तरफ खींच रही है। तो मतलब एक चीज़ तो पता है कि ये फ्रेम इसे बाहर की तरफ ही पुश करेगा, तो एन तो आउटवर्ड एक्ट करनी चाहिए, वो इनवर्ड तो एक्ट करेगी नहीं। सो ये जो नेट सेंटर की तरफ इक्वेशंस हैं वो हो जाएंगी f + mg + n इज़ इक्वल टू mv²/r। लेकिन ये v मुझे निकालना है, और v निकालने के लिए मैं दोबारा एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा, और वो हो जाएगी 12 m टाइम्स 2u0² और यहाँ पर अब ये हाइट गेन कर लेगा mg2l प्लस 12 × k l²। और प्लस इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ पर कुछ वेलोसिटी भी रहेगी। जैसे कि मुझे पिछली बार एक चीज़ पूछी थी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई थी, क्योंकि वो होनी भी चाहिए अगर मुझे स्मॉलेस्ट बतानी हो कि जस्ट उसे सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर बाद में जो फाइनल पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पर कुछ उसकी वेलोसिटी भी रहेगी अगर मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने ज़्यादा एनर्जी दी है। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ u0 को √8gl सब्सटीट्यूट करने के बाद, तो वो वैल्यू आएगी √24gl। और फिर मैं यहाँ पर ये इक्वेशंस लगा दूँगा f + mg + n इज़ इक्वल टू m24gl अपॉन रेडियस मुझे l ही दिया है, और यहाँ से मैं कैपिटल N की वैल्यू बता दूँगा
कैपिटल एन अगर पॉजिटिव आएगा तो अंदर की साइड ही लगेगा जो मैंने इनिशियल डायरेक्शंस ली थी, और अगर नहीं आएगा तो देखते हैं हो सकता है ना आए। यहाँ पर हो जाएगा 24 mg माइनस mg, और यहाँ पर ये जो फोर्स कैपिटल F थी वो स्ट्रिंग की वजह से लग रही थी, और वो है माइनस KL। तो N इज इक्वल टू 24 mg माइनस KL। यहाँ पर ये जब वैल्यू रखूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 5 mg। और ये क्या, ये तो मैं देख रहा हूँ कि n इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कोई n पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब n की डायरेक्शंस बिल्कुल सही थी। मतलब n अगर मेरा इनवर्ड ऐड कर रहा है तो ये बिल्कुल सही था क्या। तो यहाँ एक मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इनवर्ड ऐड करना भी कई बार पॉसिबल है। हमेशा हम ऐसे नहीं जज कर सकते कि ये फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही ये होगा। तो यही मुझे एक बार दिखाना था, और इसलिए वो थोड़ी बीच में एक्टिंग कर दी थी कि हाँ ये इनवर्ड आउटवर्ड, लेकिन हाँ ये इनवर्ड भी एक्ट कर सकती है। तो ये जो हमें डायरेक्शंस पता चलेंगी ये हमें इक्वेशंस लगाने के बाद ही दिखेंगी। अगर ये पॉजिटिव आया तो मैंने सही डायरेक्शंस ली थी, अगर नेगेटिव आएगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगी। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जैसे कि अंदर की तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब नॉर्मली मैक्सिमम टाइम्स बच्चे इसको सॉल्व ही ना करके यहाँ पर सी करेक्ट कर देंगे, जैसा कि उन्हें अंदाज़ा लगता है कि फ्रेम तो बाहर की तरफ ही पुश करेगा। उसके बाद डी ऑप्शन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बीड व्हेन इट पासिस थ्रू पॉइंट डी। तो पॉइंट डी से जब ये पास करेगा तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ हम डायग्राम से ही जज कर लेंगे। यहाँ पर जब ये स्ट्रिंग खींचेगी तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी जिसकी वैल्यू मैं एफ डैश लिख देता हूँ, और ये वैल्यू रहेगी k टाइम्स √2 - 1 इंटू L, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन रहेगी नीचे की तरफ फोर्स रहेगी mg। तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स निकालनी है, तो इसका मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, और ये मुझे एंगल पता है 45 डिग्री। सो ये आ जाएगा KL √2 - 1 प्लस mg अपॉन m। सो ये मेरी AT की वैल्यू हो जाएगी जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर ये एफ डैश का cos 45 कंपोनेंट रहेगा, तो ये 1/√2 से मल्टीप्लाई भी होगा। सो मैं यहाँ से तो बता ही सकता हूँ कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, ये ऐसा तो नहीं है। 4g √2 माइनस n, इसे फर्दर कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिल जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं है। सो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन डी गलत है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।